हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त केतन की है एंड उसने हमें ये कहानी कैंपिंग के दौरान पहाड़ियों पे सुनाई थी एंड हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगा था वो सुन के। तो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी कैंप फायर के दौरान सुनाई थी, तो उसी का वाइब सेट करके आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। हम 4 दोस्त पहाड़ियों पे एक आग जला के बैठे हुए थे रात के वक्त और माहौल बिल्कुल सा ठंडा हो चुका था एंड टॉपिक हॉरर स्टोरी का चल रहा था। समीर ने अभी अभी एक लिफ्ट मंगाने वाली भूत की घिसी पिटी पुरानी स्टोरी सुनाई थी जिस पे हम सब हंस पड़े थे। जब हमारी हंसी शांत हुई तो हमने देखा कि केतन चुप था। वो हमेशा की तरह मजाक नहीं करता था, बस गुमसुम सा अलग बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ केतन, अब तेरी बारी है। केतन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरे पापा की कहानी। उसके इतना कहते ही हम सब शांत हो गए। केतन ने आगे कहा, ये बात तब की है जब पापा की पोस्टिंग मेघालय के एक जंगल में हुई थी। ये उनकी 5 साल की पोस्टिंग का सबसे खतरनाक किस्सों में से एक है। उनका सामना कोई भूत से नहीं बल्कि कोई ऐसी अजीब चीज़ों से हुई जो इंसान नहीं थी। केतन ने आगे बोलना शुरू किया और हम सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज़ें मानो अतीत से आ रही थी। पापा बताते हैं कि पोस्टिंग के शुरू होते 1-2 साल अकेलापन में और शांति से निकल गए। उन्हें जंगल की आदत हो चुकी थी, पर असली कहानी शुरू होती है 3रे साल में। उन्होंने बताया, जब मैं उस दिन नौकरे बीट ऑफिस पहला बार पहुंचा तो मैं समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। शहर छोड़ो, सबसे पास वाला गांव भी 20 किलोमीटर दूर का घना कच्चा रास्ता था। एक छोटी सी क्लियरिंग के बीच लकड़ी की एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मानो से धीरे धीरे निकल रहा हो। अंदर सिर्फ जरूरत का सामान था, एक चारपाई, एक टेबल कुर्सी और मिट्टी के तेल से बने हुए लालटेन। यह मेरी दुनिया थी। शुरू के कुछ हफ्ते बहुत अजीब थे। दिन में तो जंगल की चहचहाहट रहती थी, पर रात को शांति सा जाती थी जो कानों को चुभने लगती थी। मैं लालटेन की रोशनी में रिपोर्ट लिखता और मुझे हमेशा लगता जैसे कोई अंधेरे से मुझे कोई देख रहा हो। कभी कभी बिल्डिंग के बाहर से सूखी पत्तियों का खिसकने की आवाज़ें आती थी। मैं बाहर टॉर्च लगाता और मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। मैंने सोचा ये मेरा वहम है या अकेलापन का असर होगा। फिर वो घटनाएं शुरू हुई। एक सुबह मुझे आउटपोस्ट के थोड़ी ही दूर पे एक बड़ा सा पहाड़ी बाज मिला। वो पहाड़ी बाज मरा हुआ था, जमीन पे पड़ा। उसके शरीर पे एक भी खरोच का निशान नहीं था, ना किसी जानवर के दांत थे उसके आसपास। बस उसकी गर्दन अजीब से बोले तो अननेचुरल एंगल में मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसको जानबूझ के पकड़ के मुंडी मरोड़ दिया हो। मैंने सोचा शायद पेड़ से गिर गया होगा, पर 1 हफ्ते बाद मुझे एक हिरन मरा हुआ मिला। उसके साथ भी वही हुआ। शरीर पे कोई जख्म नहीं और उसकी टांगे वो टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसको बहरे में से मसल दिया हो। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था तो मैं जानता था कि सारे जानवर कैसे हमला करते थे और शिकारियों उनका तरीका कैसा रहता था, पर ये मेरे लिए कुछ नया था। यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। छोटे छोटे जानवर अजीब तरह से मरे हुए मिलते मुझे। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें शौक के लिए मार रहा है, खाने के लिए नहीं। एक दिन जो मेरे पास के गाँव में से मेरे लिए हफ्ते भर का खाना लेके आता है, वो आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने मुझे सामान दिया और जल्दी से निकलने लगा। मैंने उसको रोका और मैंने उसको मरे हुए जानवर के बारे में पूछा। मेरी बात सुनकर तांजिन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने डरते हुए धीरी आवाज़ में कहा, साहब, ये मनहूस काम है, ये उनका काम है। मैंने पूछा, किनका? उसने ज़मीन की तरफ नज़रें झुकाई और बोला, चुड़ैलों का। वो यहाँ रहती हैं, जंगल के इसी हिस्से में। वो अमर होने के लिए, शक्तियों पाने के लिए ये पूजा का एक हिस्सा है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, पर उसने जो कहा उससे मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, साहब, 2 दिन पहले हमारे गांव के एक छोटी बच्ची खेलते खेलते जंगल की तरफ आ गई थी। वो अब तक नहीं मिली। उस दिन जब तेंजिन चला गया, मैंने पहली बार उस जंगल को नफरत और डर से देखा। अब यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह एक ऐसा इलाका था जहाँ कुछ गलत और कुछ बहुत बुरा अपनी जड़ें फैला चुका था। इतना कहते ही केतन ने तुरंत एक घूंट पानी पिया और अपनी कहानी जारी रखी। उसकी आंखें दूर कहीं अंधेरे में देख रही थी। केतन ने अपनी कहानी आगे जारी रखी। अब वो पूरी रात सो नहीं पाए। एक तरफ उनका डर था और दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी। उनके इलाके में एक बच्चा गायब था। वो चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने फैसला लिया कि वो खुद उस बच्चे को ढूंढने के लिए जाएंगे, भले ही इसके लिए उसको नियम तोड़ने पड़े। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने झोले में एक टॉर्च, पानी की बोतल
और अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सी खुखरी रखी। उन्होंने तेंजिन के बताए हुए अनुमान से दिशा में चलना शुरू किया, जहाँ जाना सख्त मना था। पापा बताते हैं कि जैसे जैसे वो मना किए हुए इलाके में घुसे, जंगल बदल गया। पेड़ और भी पास पास थे, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी उसके ज़मीन पे पहुंच नहीं पा रही थी। एक अजीब सी शांति थी वहाँ पे, ना किसी पक्षी की आवाज़, ना किसी कीड़े मकोड़े की आवाज़। ऐसा लगता था मानो जंगल खुद वहाँ पे डरा हुआ हो। करीब 1 घंटे चलने के बाद उन्हें एक पुराना और मुश्किल से दिखने वाला एक रास्ता मिला। यह कोई सरकारी रास्ता नहीं था, यह किसी के आने जाने से बना था। उनके दिल में एक उम्मीद जगी, शायद ये रास्ता उन बच्चों तक पहुंचाएगा या गांव तक। वो उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच में से कुछ दिखा, पत्थरों का ढांचा। जब वो पास गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये एक मंदिर था, एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा मंदिर, काले पत्थरों से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर काई और जड़ें लिपटी हुई थी। उसका डिज़ाइनिंग कुछ अजीब था, उसने पहले कभी ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा था। उसकी दीवारों पर देवी देवताओं का नहीं, बल्कि अजीब से टेढ़े मेढ़े इंसानी आकृतियों का मूर्ति खुदी हुई थी, जिनके चेहरे पर खुशी या शांति का भाव नहीं, बल्कि दर्द और तकलीफ के भाव थे। मंदिर का दरवाजा एक काले अंधेरे गड्ढे जैसे लग रहा था। पापा बताते हैं कि मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सा ठंडक महसूस की, जबकि बाकी जंगल में गर्मी और उमास थी। हवा में एक अजीब सी मीठी सी सड़न वाली गंध थी, जैसे कोई फूल सड़ी हुई लाश पर उग गई हो। उन्होंने हिम्मत करके अपनी खुखरी हाथ में ली, मंदिर के अंदर कदम बढ़ाया। अंदर एक ही कमरा था, बीच में किसी भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि एक बड़ा सा चिपटा पत्थर रखा था, जैसे कोई कुर्बानी की वेदी हो। उस पत्थर का रंग गहरा लाल काला था, जैसे उस पे सालों से कुछ सूखा हुआ हो। अंदर की दीवारों पर निशान और भी ज्यादा अजीब थे। और फिर उसकी नज़र नीचे पड़ी, वेदी के पास किसी ने इंसानों के बाल के गुच्छे रखे हुए थे, जिन्हें लाल धागों में बांध के रखा गया था। वहाँ सूखे हुए फूल भी थे। पापा समझ गए, तांजिंग सही था, यहाँ पूजा होती है, काली पूजा। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसाया हो, एक ऐसी आवाज़ जो साफ नहीं थी पर थी जरूर। उनके पूरे शरीर में एक सिहरन छूट गई। उन्हें साफ महसूस हुआ कि वो वहाँ अकेला नहीं है। उन्होंने पलट के पीछे देखा पर वहाँ पे कोई नहीं था। वो समझ गए कि यहाँ से उसको तुरंत निकलना होगा। वो उल्टे कदम मंदिर से बाहर आए, बिना पूछे मुड़े वो तेजी से वो रास्ता पकड़ लिया जिस रास्ते से वो यहाँ पे आया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें चुड़ैलों को देखा नहीं था, पर वो उनके घर हो आए थे। केतन की आवाज़ अब धीमी हो गई थी, ऐसी धीमी जैसे मानो वो कोई राज उगल रहा हो। उसने फिर कहानी आगे बढ़ाई। पापा कई दिन तक घटना के बारे में सोचते रहे। वो डर गए थे बहुत ज़्यादा, पर उस गायब हुए बच्चे को उनकी आंखों के सामने जब उसका चेहरा आता है तो उन्हें लगता कि काश वो उस बच्चे के लिए कुछ कर पाते। ऐसे सोचते ही उसने सोचा कि वो वापस जाएगा उस जगह पे। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गया। दिन के वक्त जब धूप सबसे ज़्यादा तेज थी, वो फिर उस मंदिर पे पहुंचा। इस बार उन्होंने अंदर जाने की गलती नहीं की, बल्कि उसके आसपास के सुराग ढूंढने लगा। और तभी उसकी नज़र एक झाड़ी के कांटे में एक नीला रंग का कपड़ा छूटा हुआ मिला। और ये वैसा ही कपड़ा था जैसे उस तांजिंग ने बच्चे के बारे में बताया था। उसने बताया था कि बच्चे का शर्ट नीले कलर का था जब उसको लास्ट टाइम देखा गया। उस कपड़े के टुकड़े ने पापा को नई दिशा दी। यह रास्ता मंदिर से दूर जंगल के और भी घने हिस्से की तरफ इशारा कर रही थी। इस तरफ का जंगल और भी ज़्यादा अजीब था। पैरों पे अजीब से निशाने बने हुए थे, और हाँ, पेड़ों पर अजीब तरह के बाल भी लिपटे हुए थे, जिनका आकार कुछ इंसानी हाथों जैसा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। कुछ दूर चलने के बाद उसको पानी की आवाज़, मतलब पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक वाटरफॉल पे पहुंचा। किसी पहाड़ी से गिरने वाला एक छोटा सा वाटरफॉल। जगह देखने में बहुत सी खूबसूरत थी, और वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई मिठास थी, जो सेम मिठास वो मंदिर से आ रही थी। पापा की नज़र नीचे चट्टान पर जमी हुई काई पे गई। उन्हें लगा कि एक जगह पे काई टूटी हुई है, ऐसे वहाँ जैसे कि आना जाना लगा रहता हो किसी का। उन्होंने हिम्मत करके झरने के पीछे की तरफ पर्दा हटाया। पानी के नीचे एक अंधेरी गुफा बनी हुई थी। पापा समझ गए कि यही उनका असली इलाका होगा। वो अपनी टॉर्च जलाकर धीरे से गुफा के अंदर घुसे। अंदर जाते ही वो सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई
कि अपनी नाक बंद करनी पड़ी। जैसे ही उनकी आंखों को अंधेरों की आदत हुई, उन्होंने जो देखा उसे अपने पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा की छत से दर्जनों गुड़िया लटक रही थी। ये लकड़ी और मिट्टी से बने हुए इंसानों बालों के साथ बनाई गई थी। कुछ गुड़िया पर कपड़े के वही नीले टुकड़े लगाए गए थे। गुफा के बीच में एक बड़ा काला पत्थर था जिसपे सूखे हुए खून के निशान साफ दिख रहे थे। और फिर उसकी नज़र एक चीज़ पे पड़ी जिसने उसकी उम्मीद टूट गई। गुफा के एक कोने में उस मासूम बच्चे का एक छोटा सा सैंडल और उसका स्वेटर पड़ा हुआ था। पापा का दिल बैठ गया। वो समझ गए कि अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो पलटने के लिए पीछे मुड़े, उन्हें गुफा के बाहर से औरतों का जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आई। ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं बल्कि किसी तकलीफ पर हंसने वाली थी। उनके पास भागने का वक्त नहीं था। वो तेजी से गुफा के एक अंधेरे कोने में छुप गए, एक बड़ी सी चट्टान के पीछे। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। कुछ ही पलों में वो दो औरतें गुफा के अंदर आई। पापा ने छिपकर उन्हें देखा। वो देखने में इंसानी औरतें लग रही थी और उनकी लंबाई आम इंसानों से कुछ ज़्यादा थी। उनके हाथ पैर अजीब थे, पतले और लंबे, और उनकी चाल अजीब थी, ऐसी मानो जैसे कोई मकड़ी चल रही हो। और उनकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी, जैसे बिल्ली की चमकती हो। वो दोनों उस कुर्बानी वाले पत्थर के पास खड़ी होकर अजीब भाषा में कुछ बातें कर रही थी। पापा ने अपनी ज़िंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद जब आवाज़ें आने बंद हुई तो उन्होंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो दोनों जा चुकी थी। पापा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वो उस गुफा से बाहर निकल के भागने लगे। पापा ने ज़िंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। वो दौड़ अपना आउटपोस्ट तक था। वो उस दिन नहीं रुके जब तक उन्होंने अपने कमरे में घुसकर दरवाजे पर अंदर से कुल्हाड़ी ना लगा दी। हम सब अपनी सांसें रोक के केतन को सुन रहे थे। आग की लपटें धीमी हो चुकी थी और अंधेरा हमारे करीब आ चुका था। केतन ने अपनी कहानी जारी रखी। उस गुफा से वापस आने के बाद पापा समझ गए थे कि अब वो शिकारी नहीं, शिकार बन चुके थे। उन चुड़ैलों को पता चल गया था तो उनका राज अब राज नहीं रहा। उनकी रात से पापा के जिंदगी का सबसे भयानक साल शुरू हुआ। वो बताते कि अब हमले डायरेक्ट होने लगे थे। रात को उनके आउटपोस्ट के बाहर अजीब आवाज़ें आती थी। कभी कोई औरत की रोने की आवाज़ें जो अचानक हंसती हुई लड़की में बदल जाती थी। कभी कोई उनका नाम पुकारता था। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें मेरी मतलब केतन की आवाज़ भी आती थी जो उन्हें बाहर आने के लिए कहती थी। पर पापा जानते थे कि ये सब एक धोखा है। ये सब होने के बाद पापा ने तुरंत ही तांजिन को ये सब बताया। तो तांजिन ने कुछ नुस्खे और कुछ उपाय उनको बताए थे। एंड पापा का ये मानना है कि शायद पापा तांजिन की वजह से ही अब तक ये जिंदा हैं। कई रात तक उनकी आउटपोस्ट की छत पत्थरों से बरसती। दीवारों पर कोई अपने लंबे नाखून पे खुरचता। सुबह वो जब देखता तो लकड़ी पे, दरवाजों पर, हर जगह पे खरोचने के निशाने मिलते। अब उन्होंने नींद में भी डरना छोड़ दिया क्योंकि अब वो रात को ढंग से सोते भी नहीं थे। समीर ने बोला, तो फिर ये जिंदा कैसे बचें? पापा ने दो चीज़ों का अपना ढाल बना लिया था। पहला तो कि अपना तांजिन को ये सब बता दिया था। तांजिन ने पापा को एक पेड़ के बारे में बताया था। वो कहीं पे भी मिल जाता है। एंड वो पेड़ की खासियत थी कि उस पेड़ पे जो लगने वाला फ्रूट है, और फ्रूट का जो तेल निकलता है, वो तेल का दिया अगर तुम जलाओ तो उसका धुआं नहीं निकलता। जैसे कि पेट्रोल का निकलता है, तेल का निकलता है, वैसा उसका नहीं निकलता। वो एक पेड़ की खासियत। तो उस पेड़ का लकड़ी ऐसी ऐसी जगह पे लगाने को बोला जैसे कि दरवाज़ा हो या फिर बिस्तर के नीचे, खिड़की पे, छत पे, हर जगह पे उसको बांध के रखो। हो सके तो उसका दिया भी रखो। इस दौरान मेरी और तांजिन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। कभी कभी तांजिन मेरे यहाँ पे रुक जाता था। हम दोनों बातें करते थे और तांजिन भी वो आवाज़ को सुनता था। तांजिन भी डर जाता था, बट तांजिन ने मेरी काफ़ी अच्छी मदद की। तांजिन के बताए हुए नुस्खे और तरीके से आवाज़ें कम तो नहीं होती थी, लेकिन वो अंदर तक नहीं आ पाते थे। ऐसा मुझे फील हुआ, महसूस हुआ। जो भी आवाज़ें थी वो बाहर तक ही रह जाती थी। तो धीरे धीरे वो हौसला मेरा बढ़ता गया और जैसे तैसे मैंने 1 साल निकाला। और दूसरी चीज़ थी उनकी हिम्मत और विश्वास। उन्हें अपने सामान में एक पुरानी सी छोटी सी हनुमान चालीसा मिली जो दादी ने उनके बैग में चुपके से रख दिया था। पापा बहुत और धार्मिक में ज़्यादा विश्वास तो नहीं रखते थे, लेकिन
अकेलेपन और डर उन्हें छोटी सी किताब से बहुत सारी हिम्मत मिली। जिस रात हमला सबसे ज़्यादा होता तब दीवारों पर दस्तक होती और अजीब आवाज़ें आती। तब पापा कमरे में बैठकर लालटेन का दिया फास करके ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते। वो कहते कि जैसे ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता आवाज़ें कम तो नहीं होती थी, लेकिन उसको अंदर से थोड़ा विश्वास जगता था कि आजू बाजू मेरा सुरक्षा कवच हो गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये सोचकर पापा ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। ऐसे ही एक साल बीत गया, एक पूरा साल, 365 रातें। धीरे धीरे हमले कम होने लगे। शायद वो चीज़ें समझ गई थी कि ये आदमी टूटने वालों में से नहीं है। जैसे ही वो पोस्टिंग का वो साल पूरा हुआ, पापा ने तुरंत ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। किस्मत से उन्हें ट्रांसफ़र मिल गया और उनकी पोस्टिंग शहर के ऑफिस में मिल गई। जिस दिन वो आउटपोस्ट को आखिरी बार छोड़कर जा रहा था, उन्होंने पलट के उस जगह को, उस जंगल को देखा और कसम खाई कि वो उस जंगल में वापस कभी नहीं आएगा। बाकी 2 साल उन्होंने शहर में बिताए और वो इंसान कभी नहीं रहे जो जंगल में पहले दिन गया था। इतना कहते ही केतन चुप हो गया। कहानी खत्म हो चुकी थी। हम सब एक अजीब से सन्नाटे में छा गए थे। आग लगभग बुझ चुकी थी, अंगारे खाली दिख रहे थे। मैं और मेरा दोस्त समीर मानो जैसे सफ़ेद पड़ गए थे, पूरे के पूरे चुप, कोई हंसी मजाक नहीं। केतन ने एक ठंडी सांस ली और आखिरी बात कही, पापा आज भी कभी कभी नींद में हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। इतना कहते ही मुझे केतन पे विश्वास हो गया कि नहीं, ये केतन की कहानी सच्ची है। फिर हमने पूछा कि कोई और कहानी है केतन की या उनके पापा की, तो उसने बताया कि हाँ, उस दौरान तांजी और पापा के बीच में कई सारी बातें हुई और कई सारी भूतों की कहानियों शेयर हुई है, बट ये कहानियाँ किसी और दिन सुनाऊंगा। ऐसा करके उसने टाल दिया। तो आप भी कभी ऐसे कोई अनजान जगह पे जाओ और आपको अनजान कोई चीज़ें दिखे या फिर कोई चिन्ह दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाओ। क्या पता वो चुड़ैल हो या फिर कोई ऐसी बला जो आपका पीछा कर रही हो या फिर